Bismillahirrahmanirrahim. So basically today we will discuss about multiple sequence alignment. ठीक है, इससे पहले हम सीक्वेंस अलाइनमेंट को देख चुके हैं कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है और पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हमने इससे पहले डिस्कस की थी। लास्ट में जो हमने लैब की थी ब्लास्ट की, वो भी बेसिकली पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट से रिलेटेड थी। अब जो हम एक्चुअली करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ना। अच्छा, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को समझने से पहले दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या क्या चीज़ें हैं, पहले कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लो, उनका मतलब समझ लो, ताकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को समझना और उसकी सिग्निफिकेंस को समझना आसान हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ होती है कंजर्व सीक्वेंस। ठीक है, कंजर्व सीक्वेंस को हमेशा याद रखो, इसको जरा समझ लो कि कंजर्व सीक्वेंस क्या होता है। कंजर्व सीक्वेंस बेसिकली जो है ऐसा आइडेंटिकल सीक्वेंस होता है न्यूक्लिक एसिड का या प्रोटीन का। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि आइडेंटिकल होता है अक्रॉस स्पीशीज। ठीक है, अक्रॉस स्पीशीज का मतलब है कि जो सीक्वेंस ह्यूमन के अंदर है, ठीक है, वही चिंपैंजीज में है, वही मंकीज में है, यानी सिमिलर सीक्वेंसेस। पूरा जीनोम नहीं, सीक्वेंस का पार्ट, मतलब जीनोम का पार्ट, यानी सीक्वेंस की बात करें, कोई भी सीक्वेंस जैसे 100 बेस पेयर का कह लो या 200 बेस पेयर का कह लो, एक सीक्वेंस 200 बेस पेयर का जैसा ह्यूमंस में है वैसा ही वो क्रॉस स्पीशीज है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को कंजर्व्ड सीक्वेंसेस कहते हैं। कौन से सीक्वेंसेस को? यानी होल जीनोम के ऊपर ऐसे सीक्वेंसेस जो अक्रॉस स्पीशीज और विद इन जीनोम, ठीक है, उसी जीनोम में और अक्रॉस डिफरेंट जीनोम्स सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, ऐसे न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को या ऐसे प्रोटीन के सीक्वेंसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? कंजर्व सीक्वेंस कह रहे होते हैं। ठीक है, और ये कंजर्व सीक्वेंस क्यों फॉर्म हो रहे होते हैं? ये बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन की वजह से है। ये इसमें किसी भी ह्यूमन का रोल नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन हो रहा होता है जब मेयोसिस हो रही होती है, जिस वक्त रिकम्बिनेशन के इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो याद रखें। अच्छा, कंजर्व सीक्वेंसेस जो अक्रॉस स्पीशी होता है, हम उसको ऑर्थोलॉगस सीक्वेंस भी कहते हैं। ये ऑर्थोलॉगस सीक्वेंस भी कंजर्व सीक्वेंस ही है, लेकिन स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए जो यूज किया जाता है, अगर अक्रॉस स्पीशी बात करें तो इसके लिए लफ्ज है ऑर्थोलॉगस सीक्वेंसेस। ठीक है। अच्छा, अगर हम विद इन जीनोम बात करें कि एक ही जीनोम के ऊपर मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, तो इसके कहते हैं पैरालॉगस सीक्वेंस कह रहे होते हैं। ठीक है, तो कंजर्व सीक्वेंस को याद रखो ताकि अब समझ में आ जाए आपको कि आगे कि एक्चुअली कंजर्व सीक्वेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, यानी ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं अक्रॉस स्पीशी, यानी मल्टीपल स्पीशी में सेम सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो और कोई स्पीशी हो, यानी मैच कर रहे हो ना। और या विद इन जीनोम, यानी अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के जीनोम पर ही मल्टीपल जो सीक्वेंस है वो मल्टीपल टाइम्स हो। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंसेस को क्या कह रहे हैं? कंजर्व्ड सीक्वेंसेस कह रहे होते हैं। दूसरी चीज है प्रोटीन मोटिफ। मोटिफ का लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुके हो और आपने सुना होगा। मोटिफ बेसिकली कैसे कह रहे होते हैं? ये बेसिकली चेन लाइक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी इस तरह से कह लो कि बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर याद हो, यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, तो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन होती है वो तो सिंपल जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है, यानी सिंपल जो है वो चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर तो फंक्शनल नहीं होता, दे फर्दर पास ऑन विद द मॉडिफिकेशन प्रोसेस ना, जिसे हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कह रहे होते हैं, तो मॉडिफिकेशन से ही गुजरता है। अच्छा, अब प्रोटीन मोटिफ्स जो हैं बेसिकली ये है ना, ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और आमतौर पे ये जो है ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन्स में और डिफरेंट एंजाइम्स में मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन मोटिफ्स की वजह से, अब ये मोटिफ्स क्योंकि यानी स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यानी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, पूरा पूरा एक प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरी प्रोटीन है, इसमें ये एक मोटिफ है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है, ये दूसरा इसमें मोटिफ है। ठीक है, ये प्रोटीन, अब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर में फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसा ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल ये एक मोटिफ है। ठीक है, ये एक मोटिफ है। ठीक है, इसी तरह से ये एक मोटिफ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स इनका सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, एंजाइम्स के साथ, या ये मोटिव्स जो है ये फंक्शनली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये वेरी कर रहा होता है। आमतौर पे ये एंजाइम्स का फंक्शनल
पार्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। खासतौर पर एंजाइम्स की अगर हम बात कर लें, इस तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर ये जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, इनका कोई ना कोई पर्टिकुलर रोल होता है। अच्छा, अब अगर ये पर्टिकुलर मोटिव्स जो है वो किसी प्रोटीन में हो, तो इनकी मौजूदगी में हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम उस प्रोटीन का ओवरऑल फंक्शन जो है प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम जो है वो कंप्लीट प्रोटीन का फंक्शन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकें अगर दे हैव अ मोटिव। इसका मतलब ये कि हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई ये मोटिव्स जो है, ऑफ कोर्स इन मोटिव्स के पीछे जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑफ कोर्स इनके पीछे भी तो कोई ना कोई सीक्वेंस न्यूक्लिक एसिड का इन्वॉल्व होगा ना। तो हमें ये देखना होगा कि बेसिकली ये मोटिव्स जो हैं, ये मोटिव्स है कौन से, यानी ये किससे मैच करते हैं, इनका स्ट्रक्चर है क्या, इनका सीक्वेंस है क्या। तो ये तो एक चीज हो गई मोटिव, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो चीज है, तीसरी जो चीज है वो है डोमेन्स, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन्स क्या होते हैं बेसिकली, ये क्या होते हैं डोमेन, ये बेसिकली कंजर्व पार्ट ऑफ अ गिवन प्रोटीन सीक्वेंस। अब मोटिव थे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स होते हैं बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब आपको पता है प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सुपर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको देखो तो वो मोस्ट 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 कह लो कि एडवांस स्ट्रक्चर होता है, तो ये मोस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डोमेन बेसिकली क्या होते हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। और दे हैव पर्टिकुलर फंक्शन ना, यानी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन का इंडिविजुअली कोई ना कोई फंक्शन होता है। मोटिव का इंडिविजुअली फंक्शन नहीं होता, कलेक्टिवली फंक्शन होता है, यानी डिफरेंट मोटिव्स का कलेक्टिव फंक्शन होता है। लेकिन इंडिविजुअल डोमेन का जो डोमेन होता है उसका इंडिविजुअली फंक्शन होता है। हम आमतौर पे मोटिव डोमेन को इस तरह से भी डिफरेंशिएट करते हैं कि हम कहते हैं कि जी मोटिव होता है कि जिसे अगर प्रोटीन से, यानी जिस प्रोटीन में मोटिव मौजूद है उसको अगर प्रोटीन से निकाल लिया जाए तो उसका देयर इज नो फंक्शन, देयर इज नो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैट मोटिव, उस मोटिव में कोई वो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहते। लेकिन डोमेन को अगर किसी प्रोटीन से आइसोलेट कर लिया जाए, निकाल दिया जाए, तो दे हैव अ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो फंक्शनल होता है। डोमेन फंक्शनल होता है, मोटिव फंक्शनल नहीं होता अगर उनको आइसोलेट कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए उनके नेटिव प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो डोमेन को याद रखो कि डोमेन बेसिकली डिफरेंस क्या है, वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यानी ऑफ कोर्स वो उससे उससे छोटा होगा, ठीक है, या उससे डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसका एक प्रॉपर फंक्शन भी होता है, ठीक है। और जब किसी प्रोटीन में डोमेन्स होते हैं तो ऑफ कोर्स दैट डोमेन्स मींस अ पर्टिकुलर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोटीन, यानी वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डोमेन्स कि इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है। अगर अब देखो, अभी टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो ऑफ कोर्स इसका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ये जो टर्शियरी फॉर्म है तो इसकी क्या होती है, बेसिकली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपना इटसेल्फ होता है। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। कंजर्व डोमेन्स क्या होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस जो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखो यही कंजर्व सीक्वेंसेस, उसके बाद प्रोटीन मोटिव्स भी क्या होते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दे हैव सम they have some role, they have some function in that protein जब तक उसमें लगे हुए हैं, प्रोटीन के साथ अटैच है, मौजूद है उसमें। इस तरह डोमेन्स जो हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, they have an individual function, इनका itself एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे एंजाइम की डिफरेंट कैटालिसिस की साइट्स होती हैं, ठीक है। और जो है डिफरेंट कोफैक्टर एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, तो वो साइट्स होती हैं जहाँ पे वो बाइंड कर रहे होते हैं, तो वो साइट बेसिकली डोमेन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ वो बाइंड करते हैं। अगर ये डोमेन्स ना हो तो उस जगह पे बाइंडिंग ही नहीं होगी, एंजाइम की एक्टिवेशन ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो एंजाइम मोटिव्स हैं, डोमेन्स हैं, ये बेसिकली अगर आप देखो ये तीन चीजें, कंजर्व सीक्वेंस, प्रोटीन मोटिव्स एंड डोमेन्स, ठीक है, ये बेसिक्स हैं। इसको समझ ये इसको जरा समझ लो। अच्छा, अब एक और बात, कंजर्व सीक्वेंसेस ही की वजह से ये डोमेन्स और मोटिव्स भी बन रहे होते हैं। क्या मतलब है, डोमेन्स और मोटिव तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स है ना, अब बन तो ये भी किसी ना किसी सीक्वेंस की वजह से रहे। तो आमतौर पे ये पॉइंट समझ लो कि आमतौर पे ये होता क्या है कि ये जो कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं ना, हमने इसको क्यों समझा, इसलिए समझा कि ये कंजर्व
सीक्वेंसेस क्या करते हैं, ये बेसिकली मोटिव्स और डोमेन्स बना रहे होते हैं। यानी ये वो जो सिमिलर सीक्वेंसेस हमें नजर आ रहे होते हैं, हम कहते हैं ये आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब अगर एक प्रोटीन ह्यूमंस में है, फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम जो है, फॉर एग्जांपल लाइपेज एंजाइम है, अगर लाइपेज है, लाइपेज अगर ह्यूमंस के अंदर है तो वो चिंपैंजीज में, मंकीज में और दूसरी स्पीशीज में भी है। ऑफ कोर्स उसका जो फंक्शन है वो भी सिमिलर ही है। अगर उसका फंक्शन सिमिलर है, इसका मतलब क्या है कि उस पे जो डोमेन्स और मोटिव्स हैं वो क्या हैं, वो सिमिलर हैं। ठीक है, और वो क्यों अब वो सिमिलर हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई वो सिमिलर हैं? वो इससे पता चल रहा है कि अब इन डोमेन्स और मोटिव्स के पीछे कोई ना कोई सीक्वेंस इन्वॉल्व होगा ना, कोई ना कोई सीक्वेंस होगा यकीनन। तो वो बेसिकली सीक्वेंस अगर आप देखें तो वो कंजर्व्ड सीक्वेंस होगा, यानी वो सीक्वेंस सिमिलर होगा ह्यूमंस में भी, मंकीज में भी, चिंपैंजीज में भी और रैट्स में भी, और व्हाटएवर स्पीशीज आप जिसको आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस क्या कर रहे होते हैं, यही मोटिव्स बना रहे होते हैं और यही डोमेन्स बना रहे होते हैं। ठीक है, अब ये यानी एक तरह से प्रोटीन के फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के पीछे ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस ही होते हैं। यानी अगर हमें कंजर्व्ड सीक्वेंस का पता चल जाए तो हम, अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो क्या है, आखिर में सब बताने का मकसद क्या था, बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर हमें कंजर्व्ड सीक्वेंस का पता चल जाए, ठीक है, तो हमारे लिए आसान होगा डोमेन्स की और मोटिव्स की प्रिडिक्शन करना। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि अगर पता चल जाए कि ये सीक्वेंसेस, मेरी ये प्रोटीन है, ठीक है, ये मेरी अननोन प्रोटीन है, ठीक है, ये मेरा अननोन न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है, मैंने इस सीक्वेंस को लिया, जाके सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल पे ब्लास्ट पे जाके मैंने उसको ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास उसकी सिमिलैरिटी आ गई, सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी दोनों आ गई, यानी उसकी अलाइनमेंट आ गई कि मेरा जो सीक्वेंस है, मेरी जो प्रोटीन है, मेरा जो न्यूक्लिक एसिड है, वो कौन कौन सी स्पीशीज के न्यूक्लिक एसिड के साथ मैच करता है, अलाइन करता है। यही हुआ था ना लास्ट लैब में, तो यही देखा था कि वो किस किस सीक्वेंसेस के साथ, कौन कौन सीक्वेंसेस है जिनके साथ सबसे ज्यादा मैच करता है। जिससे ज्यादा मैच करता है उसकी ई वैल्यू, उसकी आइडेंटिटी कितना मैच करता है हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल समरी, इन द फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट, इन द फॉर्म ऑफ हिट लिस्ट, हमारे सामने सारी डिस्क्रिप्शन आ गई थी। सही है, अब वो जो डिस्क्रिप्शन आई थी वो हमें बता रही थी कि हमारा सीक्वेंस मैच करता है चिंपैंजी के साथ भी, और इसके साथ भी, और ये रैट्स के साथ भी, और दूसरी स्पीशीज के साथ भी। ठीक है, अब ये जो स्पीशीज हमारा सीक्वेंस मैच करता है, सही है, अब हमें तो सिर्फ ये पता चला कि ये मैच करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला आगे अगले स्टेप में कि जी ये जो हमारा सीक्वेंस सिर्फ मैच कर रहा है, हमारे पास तो मैचिंग की इन्फॉर्मेशन आ गई कि जी मोस्ट प्रोबेबली हमारी प्रोटीन ये हो सकती है, हमारा न्यूक्लिक एसिड ये हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि अगर मुझे ये मालूम करना है कि मेरे सीक्वेंस में कंजर्व्ड सीक्वेंसेस कौन से हैं, तो मैं क्या करूँगा भाई। अब हम जब फंक्शनैलिटी पे जाते हैं, फंक्शनैलिटी पे होता यह है कि हर प्रोटीन का कोई ना कोई फंक्शन है, हम यकीनन एक से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो ये सीक्वेंस अननोन है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, इसमें कंजर्व सीक्वेंसेस कौन से हैं। अब हम ये कैसे पता करेंगे, अब हम ये जो है वो ब्लास्ट टूल के जरिए पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्लास्ट में हमारे पास इंडिविजुअल रिजल्ट्स आते हैं, यानी आपका सीक्वेंस, क्वेरी सीक्वेंस, और जो है रेफरेंस सीक्वेंस, यानी रेफरेंस सीक्वेंस जिसके अगेंस्ट उसने मैचिंग की, अलाइनमेंट की, क्वेरी रेफरेंस, क्वेरी रेफरेंस, क्वेरी रेफरेंस। यानी आप समझ लो दिस इज एक्चुअली ब्लास्ट इज अ टूल ऑफ अ पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, यानी दो सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट को ये क्या कर रहा होता है, मैच दो सीक्वेंसेस को अलाइन करता है साइमल्टेनियसली, दो से ज्यादा सीक्वेंसेस को अलाइन नहीं करता। यानी क्वेरी होगी और रेफरेंस होगा, बस ये दो सीक्वेंसेस होगा जिनको अलाइन करेगा। ये इसे कहते हैं हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट से हमें कंजर्व सीक्वेंसेस का पता नहीं चल सकता। हमें क्यों नहीं पता चल सकता, हमें इसलिए पता नहीं चल सकता कंजर्व सीक्वेंसेस का क्योंकि यहाँ सिर्फ सीक्वेंस ही दो हैं, मेरा क्वेरी सीक्वेंस है और दूसरा रेफरेंस सीक्वेंस है जो उसने ब्लास्ट में जाके डेटाबेस पे हिट करके ले गया है। कंजर्व सीक्वेंस का पता तो उस वक्त चलेगा ना जब क्वेरी सीक्वेंस एक हो, ठीक है, क्वेरी सीक्वेंस एक हो और मेरे पास
रेफरेंस सीक्वेंस जिससे मेरा क्वेरी सीक्वेंस मैच करता हो वो एक से ज्यादा हो। बात समझ रहे हो? क्वेरी सीक्वेंस एक हो लेकिन जो रेफरेंस सीक्वेंस है वो एक ना हो। एक होगा तो वो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट है। एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा क्यों हो? एक से ज्यादा इसलिए हो ताकि मुझे पता चले कि अक्रॉस स्पीशी मेरा सीक्वेंस या मेरे सीक्वेंस में कौन से ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं जो अक्रॉस स्पीशी सेम है। हाँ, समझ रहे हो? अक्रॉस स्पीशी सेम है। तो ये बेसिकली ये अक्रॉस स्पीशीज सेम है क्या मतलब क्या है कि चिंपैंजी में, मंकी में, रैट्स में, बियर्स में, गोरिल्लाज में मेरा वाला सीक्वेंस के अंदर जो कुछ सीक्वेंसेस हैं वो उनसे मैच कर रहे हैं। ये उस वक्त होगा जब एक से ज्यादा रेफरेंस सीक्वेंसेस मौजूद हों। तो ऐसी अलाइनमेंट जिसमें हम क्या करते हैं अपने क्वेरी सीक्वेंस को अगेंस्ट जो है वो एक से ज्यादा रेफरेंस सीक्वेंसेस को मैच करते हैं, ऐसी सीक्वेंस अलाइनमेंट को हम कहते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे पेयर वाइज में हो रहा होता है ना, पेयर वाइज में दो सीक्वेंस होते हैं, तो ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली क्या है? ये एक्सटेंशन है पेयर वाइज की। क्या मतलब है? वहाँ एक सीक्वेंस होता है जिससे अलाइन हो रहे होते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम मल्टीपल सीक्वेंसेस को रखते हैं क्वेरी सीक्वेंस के अगेंस्ट। क्या करने के लिए? ऑप्टिमल मैचिंग देखने के लिए। क्या मतलब है? कौन सी सीक्वेंसेस हैं जो अक्रॉस स्पीशी मैच कर रहे हैं, एक स्पीशी एक के अगेंस्ट नहीं, एक से ज्यादा। यानी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में एक से ज्यादा रेफरेंस सीक्वेंसेस को हम रखते हैं मैचिंग के लिए, ठीक है, अगेंस्ट क्वेरी सीक्वेंस। यानी ये बेसिकली एक ऐसा बेसिक टूल है फॉर द सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ टू और मोर बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। दो से ज्यादा बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को हम क्या कर रहे होते हैं? अलाइन कर रहे होते हैं अगेंस्ट क्वेरी सीक्वेंस। प्रोटीन, डीएनए, आरएनए तीनों ही हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये मैंने बताया क्यों कर रहे होते हैं ऐसा। हम ये देख रहे होते हैं कि कंजर्व सीक्वेंस तो नहीं है। क्या मतलब? अगर आप कंजर्व सीक्वेंस बेसिकली क्या बता रहा है, एक तरह से देखो तो ये एक तरह से आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का जो रेफरेंसेस सीक्वेंस आपने सेलेक्ट किए हैं मैचिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए, वो रेफरेंस सीक्वेंसेस के साथ एक तरह का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा होता है। ये बता रहा होता है कि भाई ऑफ कोर्स अगर कंजर्व सीक्वेंसेस मौजूद हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कंजर्व सीक्वेंसेस मौजूद हैं क्वेरी सीक्वेंस में, ठीक है, रेफरेंस सीक्वेंस साथ मैच कर रहे हैं वो कंजर्व सीक्वेंसेस, तो ये इसका मतलब है कि दे हैव सम रिलेशनशिप ना। इसका मतलब है कि ये जो इनकी लाइनेज है, यानी जो इनके डिसेंडेंट हैं, जो फोर फादर्स हैं, ये जो इनके फोर फादर्स हैं, ये जो डिसेंडेंट्स हैं, दे हैव सम कॉमन फीचर्स, ठीक है, या ये कह लो कि दे हैव सम कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब ये कॉमन है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में, अब हम क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं तमाम सीक्वेंसेस को पेयर वाइज। अभी ये बात आपको समझ में आएगी नीचे, ये मैं अभी नीचे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, कंपेयर सीक्वेंसेस पेयर वाइज एंड परफॉर्म क्लस्टर एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि अच्छा होता क्या है, अब ये यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें शायद आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ अलाइनमेंट की। अब देखो सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर मैंने बताया मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप कंपेयर कर रहे होते हो, अलाइन कर रहे होते हो अपने सीक्वेंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका ह्यूमन, दैट इज योर क्वेरी सीक्वेंस, ठीक है, ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है। आप क्या करते हो? अलाइन करते हो, यानी इस सीक्वेंस को पहले आप इस ह्यूमन के सीक्वेंस को लोगे, आपका जो अननोन सीक्वेंस है ह्यूमन स्पीशी का, आप इसको ब्लास्ट करोगे। देखो हमेशा जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी की जाती है ना, तो उसके भी स्टेप्स में सबसे पहले आपको पेयर वाइज अलाइनमेंट ही करनी होती है। आप डायरेक्ट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट नहीं करते हो, आपको पहले पेयर वाइज करनी होती है। देखो पेयर वाइज के नतीजे में आपके पास मल्टीपल स्पीशीज का डेटा आएगा। भाई पेयर वाइज का एंड रिजल्ट क्या आ रहा था कि भाई ये वाला सीक्वेंस इससे मैच करता है, इससे मैच करता है, इससे मैच करता है, इससे मैच करता है।
अब आप क्या करते हो, उनमें से देखते हो कि भाई ठीक है, सबसे ज्यादा 90% तो मेरा ये इससे मैच कर रहा है चिंपैंजी के साथ, फिर ये 85% गोरिल्ला के साथ मैच कर रहा है, फिर 80% जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, बियर्स के साथ मैच कर रहा है, और स्पीशीज से मैच कर रहा है। अब आप क्या करते हो, उन सीक्वेंसेस को, जब ब्लास्ट के नतीजे में सीक्वेंसेस आते हैं, उन सीक्वेंसेस को आप क्या करते हो, यहाँ पे प्लेस करते हो, ठीक है। और प्लेस करने के बाद फिर आप देखते हो कि उन सीक्वेंसेस में आपके सीक्वेंस के साथ कौन कौन से ऐसे, अगर अमाइनो एसिड्स हैं तो अमाइनो एसिड्स, या अगर न्यूक्लिक एसिड है तो कौन कौन सी बेसिस हैं जो कि कंप्लीटली सिमिलर हैं। यानी इससे पता ही चल रहा होता है कि भाई ये जो है बेसिकली क्या है, इनमें कौन कौन से हैं जो कि कंजर्व सीक्वेंसेस हैं। यहाँ पे आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ये सिमिलर हैं, ये अमाइनो एसिड, क्योंकि इन्होंने अमाइनो एसिड का दिया हुआ है। तो अब देखो ये वाला जो अमाइनो एसिड है जो इस पोजीशन पे है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। ये इस पोजीशन पे अगर आप देखो, ये कंप्लीटली मैच कर रहा है तीनों, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड है अगर कंप्लीटली मैच कर रहा है, अब यहाँ ये देखो कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कंप्लीटली मैच कर रहे हैं, ठीक है, विद द क्वेरी सीक्वेंस जो हमारा ह्यूमन सीक्वेंस है उसके साथ। इसी तरह से यहाँ देखो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये कंप्लीट, ये जो डार्क हुआ हुआ है अगर आप एरिया देखो, ठीक है, ग्रे एरिया जो हुआ है, तो ये कंप्लीटली मैच कर रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो मैच कर रहे हैं कंप्लीटली अक्रॉस स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब यहाँ लिखा हुआ कंजर्वेटिव, ठीक है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि भाई ये जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है ना, अब यकीनन ये किसी ना किसी डोमेन और मोटिफ का पार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि एक जैसा है, इसका मतलब है इनके पीछे जो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, वो भी सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि सिमिलर है, ऑफ कोर्स, अब ये क्या कहला रहा होता है, ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस कहला रहे होते हैं। तो अब ये कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं, अब ये प्रोटीन के कंजर्व्ड सीक्वेंसेस यहाँ से यहाँ तक, यानी ये ह्यूमन में, चिंपैंजी में, माउस में, रैट में, काऊ में सिमिलर है। इसका मतलब है ये जो प्रोटीन है ना, ये यकीनन इसके कोई ना कोई मोटिव्स और डोमेन्स हैं, क्योंकि ये सिमिलर है। इसका मतलब है दे आर फंक्शनल पार्ट्स, ठीक है, ये फंक्शनल पार्ट्स हैं और ये सिमिलर ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। अगर ये चेंज होगा तो प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास ये, अब अगर खाली तुम पेयर वाइज अलाइनमेंट कर लो, इसको भूल जाओ नीचे वाले को, फॉर एग्जांपल तुम ऐसे करोगे तो इसको सबको भूल जाओ, सही है, और तुम सिर्फ अब बताओ, अब अगर तुम देखो तो दिस इज ओनली पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब इस पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में तुम्हें कैसे पता कि कौन सा कंजर्व सीक्वेंस है, तुम तो बोलोगे भाई ये, हाँ ये से मैच कर रहा है, के से मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, एस से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, हाँ ये तकरीबन 100%। अब बोलोगे यार ये तो 99 98% 98% से मिल रहा है, ठीक है ना। इसकी जो आइडेंटिटी है, आपने कहा कि जी ये तो 98% आइडेंटिकल है, बात समझ रहे हो। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि भाई ये आपने 98% आइडेंटिकल तो कह दिया, लेकिन ये भी तो बताइए कि ये जो है इसमें कंजर्व सीक्वेंस मौजूद है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। ये आपको यहाँ पे पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में पता नहीं चलता, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टूल, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टूल टू फर्दर एलोबरेट योर सीक्वेंस, यानी आपके सीक्वेंस को फर्दर कैरेक्टराइज करने के लिए, जो अननोन सीक्वेंस है, फर्दर इसको एलोबरेट करने के लिए, फर्दर एनालाइज करने के लिए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल इज अ मस्ट थिंग ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पता चल रहा है पेयर वाइज में, पेयर वाइज में आपको आइडेंटिटी पता चल रही है, सिमिलैरिटी पता चल रही है, अलाइनमेंट पता चल रही है, लेकिन आपको कंजर्व सीक्वेंसेस का पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब जब आपको किसी प्रोटीन के फंक्शनल डोमेन्स का, मोटिव्स का पता नहीं चल रहा, तो आपके लिए जो है वो उसका फंक्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या फायदा होता है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट लगाई तो आपको पता चला हाँ भाई ये तो माउस में भी था, ठीक है, ये भी है, अच्छा इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का सीक्वेंस तो भाई ये तो कंजर्व सीक्वेंस ही है, क्योंकि ये बिल्कुल मैच कर रहा है,
ठीक है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रोटीन का मोटिफ या डोमेन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है हम इस पे अभी आगे जाएंगे। ठीक है, वो फर्दर हमारी एनालिसिस होगी। ठीक है, यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि भाई ये कोई ना कोई मोटिफ या डोमेन बनाता है। अब वो कौन सा बनाता है उसकी फर्दर एनालिसिस हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा हम उसमें प्रोटीन मोटिफ और डोमेन की जो है फर्दर प्रेडिक्शन करेंगे। सही है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करेंगे। सही है, अब यहाँ पे रैट का पता चल गया। तो ये बेसिकली क्या होती है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ लो कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है, नेचुरल एक्सटेंशन है पेयरवाइज की। और क्यों कर रहे होते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें पता चल जाएगी कौन कौन से कंजर्व सीक्वेंसेस में मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ है तरीका लिखा हुआ है किस तरह से बिल्ड कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स अगर यहाँ ए बी सी डी 4 सीक्वेंसेस हैं तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या करते हैं, पहले ए बी से मैच करता है। ठीक है, फिर यही ए सी से मैच करता है, फिर यही ए बी से मैच करता है, फिर यही ए डी से मैच करेगा, और यही ए जो है फिर फर्दर। अभी फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं तो ऑफ कोर्स मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पहले क्या होगा, पहले ये ए बी से मैच करेगा। अब बी चिंपैंजी है, ये इसको ऐसे ही समझ लो। लेट मी राइट, अब इसको ऐसे समझ लो कि ये बेसिकली ए है, ये जो है ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, और ये ई कह लो। ठीक है, तो होता क्या है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में, ये जो पहले ए सीक्वेंस है पहले बी से मैच करेगा। ठीक है, फिर सी से करेगा। ठीक है, अब ये तो बी से ए पहले इन सबसे भी करेगा, लेकिन फिर जो सेकंड वाला होगा बी, वो बी सी से भी करेगा, डी से भी करेगा, ई से भी करेगा। फिर इसके बाद बी जो है वो डी से भी करेगा। ठीक है, और वो जो है फर्दर जो है ई से भी करेगा। ठीक है, यानी वन बाय वन जो सीक्वेंसेस हैं उनको आप पेयर करते चले जाएंगे। मतलब क्या है, ये पहले ये मैच करेगा सबके साथ, फिर ये बी मैच करेगा सबके साथ, फिर यहाँ प्लेस होगा, फिर सी मैच करेगा, फिर यहाँ प्लेस होगा, फिर डी सबसे मैच करेगा, यहाँ प्लेस होगा, ई मैच करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो हो रही होती है। अब इसके एग्जैक्ट मेथड्स क्या है उसको आगे देखते हैं, और इसको हम कैसे करते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट को, इसकी भी पूरी लैब है। हम जो है वो इसको हम जो है वो करेंगे कि बेसिकली कैसे की जाती है, क्यों करते हैं, हमने ये भी डिस्कस कर लिया डिटेल में। पहले मैंने बताया कि हम क्यों करते हैं। इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज प्रोटीन फैमिलीज, आइडेंटिफाई शेयर्ड रीजन्स ऑफ होमोलॉजी इन अ मल्टीपल अलाइनमेंट, हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन की फैमिलीज को करेक्टराइज कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जब हमें पता चलेगा इनके डोमेन्स और मोटिव्स का, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम उनकी फैमिलीज को करेक्टराइज कर सकें। ठीक है, अब होमोलॉजी सीक्वेंस बिल्कुल देख रहे होते हैं, रीजन्स देख रहे होते हैं, वही ये शेयर्ड रीजन्स की बात कर रहा है, ये वही उन्हीं कंजर्व रीजन्स की बात कर रहा है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसेंसस सीक्वेंसेस ऑफ सेवरल अलाइंड सीक्वेंसेस, एक से ज्यादा सीक्वेंसेस में हम कंजर्व सीक्वेंसेस या कंजर्व को कंसेंसस सीक्वेंसेस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म एक ही है। अच्छा, इसी तरह से डिटेक्टिंग कंजर्व रीजन्स और मोटिव्स इन सीक्वेंस, बिल्कुल ये बात भी समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे होते हैं, मोटिव्स और कंजर्व रीजन्स देख रहे होते हैं। ठीक है, हेल्प प्रेडिक्शन ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यू सीक्वेंस। अब ऑफ कोर्स जब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये हमारा कंजर्व सीक्वेंस है, ये इसका मोटिव, ये जो कंजर्व सीक्वेंसेस है ये मोटिव बना रहा है, यानी ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है, ये जो है डोमेन बना रहा है जो कि एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो हमें हमारे लिए आसान होगा कि हम अपनी प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी डोमेन और मोटिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम क्या कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा सीक्वेंसेस जो है एक साथ अलाइन हुए होंगे, तो हमारे लिए फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना आसान होता है। फाइलोजेनेटिक ट्री बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो आपका एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक ट्री बना होता है जो बेसिकली बता रहा होता है कि जो स्पीशीज हैं उनमें कितनी, उनमें फीचर्स के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके हिसाब से वो कितना एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। तो वो बेसिकली एक तरह की आपकी एक तरह का रिलेशनशिप बता रहा होता है ना, डिफरेंट स्पीशी के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा होता है कि आप किससे कितना ज़्यादा मैच करते हैं। ठीक है, तो वो एक ट्री की शक्ल में आपको दिखा रहा होता है कि भाई ये, जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की लैब करेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा किस तरह दिखा रहा होता है। एक ट्री की शक्ल में, एक ब्रांच ट्री की शक्ल में दिखा रहा होता है कि भाई कितना आप किससे मैच करते हैं। ठीक है, आपका सीक्वेंस कितना किससे मैच करता है, तो वो आपका एक तरह का रिलेशनशिप बता रहा होता है एवोल्यूशनरी। ठीक है, making patterns or profiles that can be further used to build new sequences falling in a family. अब ऑफ कोर्स आपके पास एक पूरा का पूरा एक एनालाइज रिजल्ट आ जाता है, तो आपके लिए आसान होता है फर्दर पैटर्न्स को
अपनी प्रोटीन्स के फर्दर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और फर्दर उनका रिलेशनशिप मालूम करना विद द डिफरेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटेशनल अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए डिफरेंट उसकी अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। हम अभी क्योंकि इसको थियोरेटिकली देख रहे हैं, क्योंकि थ्योरी की क्लास है, जब हम इसको टूल यूज़ करेंगे तो टूल ऑलरेडी जो है वो हम यूज़ करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो उसके अंदर तुम यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये समझ लो कि कंप्यूटेशनली जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि जिनको फॉलो करता है, जिन पर मल्टीपल अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेस करती है, यानी वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली एक जो है पहली जो अप्रोच है कह लो जो है वो कहलाती है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड, ठीक है। पहली वाली अप्रोच है वो कहलाती है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड। ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है कंप्यूटेशनली जो यूज़ हो रहा होता है, और ये पॉलियन हॉगबर्ग ने और मैन हैस्पर ने 1984 में इसको डेवलप किया था, ठीक है। इस मेथड को यानी प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड को हम हायरार्चिकल और ट्री मेथड भी कहते हैं। अभी ट्री मेथड इसको क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे कि हम इसको ट्री मेथड क्यों कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डायरेक्टली इसकी डायग्राम पे जाता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए कि हम इसको पहली बात है ट्री मेथड क्यों कहते हैं और ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड का मतलब होता क्या है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहा है इस डायग्राम पर, तो मैं जस्ट डायरेक्टली मूव टू दिस डायग्राम। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है, एक ट्री नजर आ रहा है। ट्री हमने बताया ये गाइड ट्री, इसको बेसिकली गाइड ट्री कहते हैं। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट करता क्या है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड में होता क्या है ये समझ लो। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड में होता ये कि ये पहले क्या करता है, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करता है, देखो स्टेप 1 में ये जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट है ये इसके स्टेप 1 में, चलो ये स्टेप 1 में क्या करता है, ये क्या करता है जो भी सीक्वेंसेस के पास होते हैं, इसको जो सीक्वेंस आप इसको देते हो ना, ये भी कंप्यूटेशनल होता है, तो जब सीक्वेंसेस देते हो ना एक से ज्यादा इसको, तो ये क्या करता है पहले उन सीक्वेंसेस की पेयर वाइज अलाइनमेंट करता है, उनके पेयर करता है, उनके पेयर बनाता है। अब देखो ये एक पेयर बना हुआ है, ठीक है, यानी ए बी से मैच कर रहा है, दिस इज अ पेयर ना, ठीक है। इसने इसकी पेयरिंग की पेयर बाय सीक्वेंस अलाइनमेंट की हुई है। उसके बाद अगर यहाँ देखो ई एफ के साथ पेयर कर रहा है, यानी ये इसने ई और एफ को क्या किया हुआ है कि पेयर बाय सीक्वेंस अलाइनमेंट की हुई है। इस तरह आई और जे के साथ क्या है, पेयर है, तो इसने इसकी पेयर बाय सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो क्या है की हुई है। ये क्या करता है स्टेप 1 में, यानी एक ट्री फॉर्म करता है, एक ट्री लाइक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली गाइड ट्री कहलाता है। यानी आपने प्रोग्रेसिव मेथड में क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेथड में आप जैसी क्वेरी सीक्वेंस और रेफरेंसेस सीक्वेंस, ये सारे सीक्वेंसेस आप खुद दे रहे होते हैं, आप खुद पुट करते हैं ना, ठीक है। ये खुद से नहीं आ रहे होते, क्योंकि आप पहले ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट के नतीजे में आपके पास मल्टीपल सीक्वेंसेस आते हैं, इन मल्टीपल सीक्वेंसेस को आप यहाँ पुट करते हैं। जब हम इसकी लैब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से कर होता है। अच्छा, होता क्या है कि ये करता क्या है, ये क्या करता है पहले स्टेप में ये पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है, यानी जितने भी सीक्वेंसेस आपने को दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी दिए हैं, ये पहले देखता है इनमें बेस्ट पेयरिंग किस किस के साथ हो रही है। इसने कहा ए बी के साथ पेयर कर रहा है, ज्यादा ज्यादा मैच करता है, ई एफ के साथ ज्यादा मैच करता है, आई जे के साथ मैच करता है। यानी इसने क्या किया स्टेप 1 में, इसने क्या किया अगर आप देखो तो ये क्या करता है पेयर बना लेता है। मेरी बात समझ में आ गई, ये ए बी सी डी आपके सीक्वेंसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली ए आपका क्वेरी हो सकता है, बाकी सारे आपके रेफरेंसेस हो सकते हैं, रेफरेंस सीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो क्या कहता है इन तमाम सीक्वेंसेस का पहले स्टेप में क्या करता है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करके, ये एक रिजल्ट है पेयर वाइज सीक्वेंस का, ये एक रिजल्ट है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का, भाई आई जैसे मैच करता है ई एफ से मैच कर रहा है सबसे ज्यादा, और ए बी के साथ मोस्ट सिमिलर है, मोस्ट आइडेंटिकल है। सेकंड स्टेप में क्या करता है प्रोग्रेसिव मेथड में सेकंड स्टेप में क्या हो रहा होता है, ये जो इसने मैच किया वो पेयर है, मैच किए हुए पेयर को फिर ये फर्दर मैच करता है बाकी सीक्वेंसेस के साथ। क्या मतलब है, जो इसके साथ मोस्ट रेलेवेंट है। अब ए बी के साथ ए बी का तो था, अब इसने देखा ए बी के साथ जो है इसने अलाइन किया सी को, यानी ए अलाइन किया, ए के नीचे बी को अलाइन किया, बी के नीचे सी को अलाइन किया, तो ये ए बी प्लस सी। सेकंड स्टेप में क्या किया इसने, इन पेयर को, ये जो इसने 3 पेयर बना लिए अपने पास, ये तमाम सीक्वेंसेस के 3 पेयर बना लिए। अब इन तीनों पेयर को अलग अलग इसने मैच करना शुरू कर दिया। देखो ए बी को सी के साथ मैच कर लिया तो ये अलाइन हो रहा है इसके साथ, ई एफ जो है वो जी के साथ अलाइन हो रहा है, ये इसके साथ मैच किया, आई जे जो है वो के साथ अलाइन हो रहा है, तो उसके नीचे सीक्वेंस को इसने क्या किया अलाइन किया। अगले स्टेप में क्या किया इसने, अगले स्टेप में फिर इसने ये किया, अब ए बी सी ये तीनों अलाइन कर लिए, इनके साथ इसने देखा मोस्ट रेलेवेंट कौन सा वाला है भाई, ये डी है,
भाई ये डी के साथ आ गया ABC। इसके बाद EFG है, EFG के साथ एक और कौन सा है भाई, H है। ठीक है, तो ये मोस्ट इसके साथ क्या है, रेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है वो IJ और K को यहाँ पे इसने जो है वो यहाँ स्टेप 4 में नहीं किया, क्योंकि इसने स्टेप 4 में इनको किया है। अब IJ के तो बेसिकली एक सीक्वेंस है। अब ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, उसके बाद क्या किया, ये स्टेप 4 में अगर देखो, अब स्टेप 4 में अगर तुम देखो तो ये पेड़ से शुरू किया था इसने। अब ये पेड़ से यहाँ पे ये कितने सीक्वेंसेस कलेक्टेड हो गए जहाँ पे जो मैच कर रहे हैं, 4। उसके बाद से क्या किया, स्टेप 4 पे इन दोनों सीक्वेंसेस को एक दूसरे के साथ अलाइन किया है। अलाइन किया नहीं, मैच किया, सिमिलैरिटी चेक की, आइडेंटिटी चेक की, एक साथ अलाइन किया। तो अब ये स्टेप 5 में जाके इसने, यानी स्टेप 4 और स्टेप 5 में जाके इसने, अगर आप देखो तो इसने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जाके किए स्टेप 4 और 5 में, क्योंकि यहाँ पे दो दो के 4 पेयर, ये 4 पेयर ये हो गए, यानी सॉरी 2 पेयर ये हो गए, AB एक पेयर है, CD एक पेयर हो गया, EF एक पेयर है, GH एक पेयर हो गया, 2 पेयर यहाँ, 2 पेयर यहाँ, 4। अब ये इसने यहाँ पे इनको अलाइन किया, तो ये बेसिकली इसने यहाँ पे क्या किया, स्टेप 4 और 5 पे क्या किया, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट किया। यानी पहले इसने पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की यहाँ पे, ठीक है, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के बाद इसने क्या किया, मल्टीपल सीक्वेंसेस को, बाकी सीक्वेंसेस को इन पेयर्स के साथ, इन पेयर्स के साथ मैच करता चला गया, और मैच करते 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 फाइनली क्या किया, इन सबको एक जगह पे अलाइन करके इसने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी इसका वे है करने का, मतलब मेथड है, कैसे करेगा, जो भी सीक्वेंसेस दोगे पहले उनको पेयर वाइज कर लेगा, पेयर वाइज करने के बाद उन पेयर्स को मैच करेगा बाकी सीक्वेंसेस के साथ, जो सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा होगा उसमें लगाता चला जाएगा, यहाँ तक कि फाइनली 6 के 6 तमाम के तमाम सीक्वेंसेस को एक जगह पे क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। ठीक है, ये इसका वे है, मेथड है करने का अलाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ सीक्वेंस वाले वाइज मिसाल, अब ये तो तुम्हें एक तरह से इसकी जो गाइड ट्री एग्जांपल, यहाँ पे देखो तो ये देखो सीक्वेंसेस में बकायदा दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 1 और 2 मैच, इसने पहले क्या किया होगा, पेयर वाइज किया होगा, यानी 1 और 2 को मैच किया होगा, 1 2 को मैच करने के बाद इसने फिर 3, अब इसमें देखो यहाँ पे जो है एक पेयर बनाया, देखो 3 और 4 एक पेयर बनाया, मतलब 1 2 की पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की, 3 और 4 की पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की, उसके बाद इन दोनों को अलाइन कर लिया 5 के साथ। आप समझ रहे हो, ये दो मोस्ट सिमिलर थे, ये दो मोस्ट सिमिलर थे। ठीक है, स्टेप 1 में क्या किया, पहले पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की, दोनों को अलाइन किया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में 5 के साथ उसको भी अलाइन कर लिया। तो ये आपके सामने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का रिजल्ट आ गया। अब ये देखो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का रिजल्ट आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो ये बात, लेकिन एक बात याद रखना इसमें, ठीक है, यानी इसने 1 बाय 1 इसने प्लेस किया। एक बात याद रखना, जब ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड में, क्योंकि मैंने बताया पहले ये पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है, पेयर बनाता है, पेयर बनाने के बाद ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है। याद रखना, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में, प्रोग्रेसिव मेथड में अगर एक दफा गैप इंट्रोड्यूस हो जाए ना, एक दफा अगर ये गैप इंट्रोड्यूस कर दे, तो फर्दर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हुए, फर्दर अलाइनमेंट करते हुए, फर्दर सीक्वेंसेस को ऐड करते हुए ये गैप्स खत्म नहीं हो सकते, ये गैप्स खत्म नहीं हो सकते, ये गैप्स अनचेंज रहते हैं, ये परमानेंट है। अब यहाँ जो इसने पेयरवाइज किया था इसके साथ इसको, तो यहाँ इसने गैप प्लेस किया था, अब ये गैप चेंज नहीं हो सकता। प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट में ये बात याद रखना कि once gaps are introduced, these gaps can't be changed ना, ये चेंज नहीं हो सकते। सही है, तो ये बात एक अपने ध्यान में रखना कि एक दफा अगर गैप्स इंट्रोड्यूस हो जाएं तो ये गैप्स जो है वो क्या नहीं होते, ये दोबारा से चेंज नहीं होते, यानी ये इसको चेंज नहीं करता। सही है, तो ये बेसिकली अगर देखो, ये बेसिकली स्टेप 1 दिखा रहे हैं इसका। ठीक है, जहाँ पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहा है, और उसके बाद अगर देखो यहाँ पे, तो इसके नीचे जो है ये दिखा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये इसका स्टेप 2 है जहाँ ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहा है।